हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा वर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश का स्ट्रैटेजी सेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपके कुछ कॉमन डाउट्स जो रहते हैं हमारे इंग्लिश सेक्शन को लेके उन्हें एड्रेस करती हूँ। सबसे बड़ा एक डाउट रहता है कि इंग्लिश को हम एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करें या एज अ लैंग्वेज। तो हमेशा ही हमें इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में एज ए सेक्शन की तरह आ रहा है। वहाँ हमें सिर्फ एज एन वर्बल लैंग्वेज की तरह नहीं चेक किया जाता, हमारी थ्योरेटिकल इंग्लिश को चेक किया जाता है। तो हमेशा ही हमें इंग्लिश को एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग पढ़ते हैं, जो एक्सेप्शंस रहते हैं, वो सभी हमें बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। और इसके अलावा हमें इंग्लिश सेक्शन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये तो हमने पहले से ही स्कूल टाइम में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, तो हम इसको कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट को भी अपनी अलग डिमांड होती है कि ठीक है, मुझे इतने घंटे पढ़ना है एंड इसके रिगार्डिंग इसको अलग ही अपना एक टाइम चाहिए होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक डाउट रहता है कि हमारी वोकैब अच्छी नहीं है तो क्या एग्जाम में हमारे मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। तो जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम रहता है उसमें इतना हाई लेवल वोकैब नहीं रिक्वायर्ड होता। मेंस में हाँ, हल्का फुल्का वोकैब रिक्वायर्ड होता है, बट वो इतना भी ज्यादा नहीं होता कि नॉर्मल कोई स्टूडेंट उसको ना कर पाए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई लेवल वोकैब आती होगी तो ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरी भी वोकैब नॉर्मल लेवल की ही थी और मेरे एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, तो इसी हिसाब से आपके भी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वोकैब को लेके। उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या हमें रोज़ कुछ रीडिंग करनी चाहिए या नहीं। रीडिंग आपको हमेशा करनी चाहिए। कभी ना कभी आप नॉवल पढ़ी होगी आपने या न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत होगी कुछ लोगों की, तो रोज़ आपको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ रीडिंग करनी चाहिए। इससे आपको आरसी अटेम्प्ट करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, या फिर आप पैरा जंबल्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी। इसलिए डेली कहा जाता है कि आप थोड़ी बहुत रीडिंग करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैं भी रिकमेंड करूँगी कि डेली आप 15-20 मिनट रीडिंग कर लें, वो भी सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आप पता चले 1-1 घंटा सिर्फ रीडिंग ही करने में लगे हुए हैं, तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 मिनट आप 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल पढ़ लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। उसके बाद कुछ डाउट्स रहता है कि क्या हमें बेसिक ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वो सारे अभी फिर से कवर करने चाहिए या नहीं। तो मैं ही रिकमेंड करूँगी कि आपको ये सारे बेसिक टॉपिक्स एक बार फिर से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ रूल्स, एक्सेप्शंस रहते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। और ये हमारे क्वेश्चंस जो एरर डिटेक्शन के रहते हैं या फिर फिलर्स टाइप के क्वेश्चन हो गए, वहाँ हमें बहुत हेल्प करते हैं। जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, जैसे वर्ड स्वैपिंग करनी है आपको, या फिर हाइलाइटेड वर्ड का एग्जैक्टली चेक करना है कि ये अपनी पोजीशन पे ठीक है या नहीं, तो वहाँ ये वाली चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं। तो ये सारे रूल्स पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 1 या 2 दिन के अंदर ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये सारे टॉपिक्स की कंसेप्ट वीडियोस एक बार फिर से देख लें। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसकी वेटेज प्रीलिम्स एग्जाम्स में होती है एंड मेंस एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मैंने सारे टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं जितने भी हमारे प्रीलिम्स में या फिर मेंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स के एग्जाम में एक आपको ज़रूर मिलेगा, जिसमें लगभग 5 to 7 क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा मेंस एग्जाम में आपको 2 से 3 आरसी ज़रूर मिलेंगे, जिसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चंस हर आरसी में हो सकते हैं। इसके अलावा पैराजंबल्स, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ कंप्लीशन, वर्ड स्वैपिंग, सेंटेंस करेक्टर्स, हाइलाइटेड वर्ड करेक्शन, मैच द कॉलम, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे ही टॉपिक्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड अगर मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो जो सबसे मिसलीनियस टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं, जो हमारे स्कोरिंग भी होते हैं, वो होते हैं फिलर्स के, वर्ड स्वैपिंग के, हाइलाइटेड वर्ड करेक्शन के, मैच द कॉलम के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड। किसी किसी शिफ्ट में
आपको हो सकता है पैराजम्बल्स भी मिल जाए, किसी शिफ्ट में हो सकता है ना भी मिले, तो वो हमारा थोड़ा वेरी करता रहता है। तो हम 10 से 12 क्वेश्चंस आरसी के और पैराजम्बल्स के कंबाइन मिला के चल सकते हैं। तो टोटल 30 में से आपको 18 to 20 बाकी मिसलिनियस टॉपिक्स में जिसमें आपका एरर डिटेक्शन और बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं, और बाकी आपके 10 से 12 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस पैराजम्बल्स के रहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसको शुरू कैसे करें पढ़ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप जितने भी बेसिक ग्रामर के रूल्स रहते हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं हमारे ग्रामर के, आप उन सबको कवर करें और अपने खुद के नोट्स बना लें, जिससे कि थोड़े टाइम बाद अगर आप वो रूल्स भूल जाएं या आपको किसी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो एक बार आप अपने नोट्स के थ्रू गो थ्रू हो जाए एंड आपके सब कंसेप्ट फिर से ब्रश अप हो जाएं। इसके अलावा आपको रोज कुछ ना कुछ डेली रीडिंग करनी है, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप या चाहे किसी बुक से पढ़ रहे हो। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लग सकता है एंड जिसको अच्छा नहीं लगता वो कुछ ना कुछ अपनी नॉवल पढ़ ले या किसी सोशल मीडिया साइट पे कोई ब्लॉग पढ़ ले, कोई आर्टिकल पढ़ ले, जो उनको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन रोज कुछ ना कुछ डेली रीडिंग करें, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आरसी सेक्शन हमारा थोड़ा लेंथियर रहता है। तो आपको आदत होनी चाहिए कि आप जल्दी से टॉपिक को पढ़ के उसे अच्छे से समझ सकें, एंड आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स भी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। इससे क्या होगा, कोई अगर आर्टिकल की लैंग्वेज ऐसी टफ भी आई हुई है जो थोड़ी टिपिकल रहती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं इजीली, अगर आप धीरे धीरे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है तो। इसके अलावा जितने भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं आरसी के या फिर हो गया वर्ड स्वैपिंग के, हाईलाइटेड वर्ड के करेक्शन में, इन सब की कंसेप्ट वीडियोस को आप एक बार देख लें, जिससे कि आपको वो क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करने हैं आपको उसका आइडिया आ जाएगा। जैसे कि आरसी के क्वेश्चंस रहते हैं, तो पैराग्राफ हमारा कम से कम 2 या 3 का, तो जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ्स रहते हैं। तो आपको कोशिश रखनी है अपनी कि आप जो आरसी पढ़ रहे हैं उसको आप एक ही बार में पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और जैसे आप सेकंड पैराग्राफ पे पहुंचे और इतने में आप भूल गए कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा था। आप पूरे पैराग्राफ को एक ही बार में पढ़ें एंड कोशिश करें कि आपको उसका मीनिंग भी समझ आ जाए एंड वो चीज़ें आपके माइंड में रिटेन रहें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और 2-3 क्वेश्चंस आरसी के जो हैं हमारे एक बार चेक कर लिया कि क्या क्या उनमें पूछा गया है, जिससे कि जब आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ने लगेंगे और अगर आपको वो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो कहीं दिखेगा वीडियो आरसी के अंदर, तो आप वहां पे उसको चेक करके और उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा और हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का, या सेंट्रल थीम क्या है इसकी, ऑथर इस पर्टिकुलर लाइंस के थ्रू क्या कन्वे करना चाह रहा है, ये सारे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। एंड जितने ज़्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने में ईजी रहेगा। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करें क्वेश्चंस की, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मॉक टेस्ट ही हमारे सबसे अच्छे सोर्स रहते हैं, जहां से हमें प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा कंटेंट मिल जाता है। हमारे पास सारे नए पैटर्न के मिसलिनियस टॉपिक्स पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे मिक्स्ड फॉर्मेट में हमें मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही टॉपिक मिलता है, सारे क्वेश्चंस हमें एक्चुअल एग्जाम में मिक्स्ड ही आते हैं, तो हमें प्रैक्टिस भी उनकी मिक्स में ही करनी चाहिए, जिससे कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकें। इसके अलावा आप डेली कुछ टारगेट सेट कर सकते हैं कि ठीक है मुझे एक दिन में 30 क्वेश्चंस अलग से एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करने हैं। एक दिन आप कर सकते हैं कि आपको करेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरीके से आप कुछ अपना डेली टारगेट भी सेट कर सकते हैं, जो कि मॉक टेस्ट से अलग रहेगा करने का, जिससे कि अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप वहां पर और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी और प्रैक्टिस करके। ये मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जितने भी रूल्स हमारे रहते हैं उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैंने एवरग्रीन रूल्स जो हमारे इंग्लिश के रहते हैं, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सब से रिलेटेड पहले इन रूल्स को पढ़ा था एंड इन सब के मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, जिससे कि मुझे बार बार में चेक ना करना पड़े जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ कि ये रूल क्या था, वो रूल क्या था। तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए 1-2 दिन का टाइम निकाल के आप सबसे पहले इन रूल्स के
गो थ्रू हो जाए। एंड इससे आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस या कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो हमारे रहते हैं, जैसे कि हो गया फिलर्स के क्वेश्चंस, स्वैपिंग जो रहती है वर्ड्स की, उन सब क्वेश्चंस को करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनिशियली हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता ये पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे जब आप काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे एंड उनका एक्सप्लेनेशन आप चेक करेंगे, तो वहाँ आपको दिखेगा कि बेसिक ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारे एरर डिटेक्शन के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये मैंने ऐसे अपने नोट्स बनाए हुए थे। ये मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं नाउन के रिगार्डिंग, जहां हमने पढ़ा है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये हमारी सिंगुलर वर्ब है, ये हमारी प्लूरल वर्ब है। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक इन सब टॉपिक्स के मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे। तो आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसे ही अपने नोट्स बना लें। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने नोट्स बनाने का, तो पीडीएफ कंपाइलेशंस भी आती हैं इन रूल्स की, तो आप उनसे भी गो थ्रू हो सकते हैं इन चीज़ों को कवर करने के लिए। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं इंग्लिश के सेक्शन को प्रीलिम्स के मॉक में। तो आरसी एंड पैराजम्बल्स हमारे थोड़े ट्रिकी टॉपिक्स रहते हैं, तो मैं कोशिश करती थी कि ये वाले टॉपिक्स को मैं हमेशा आखिर में कवर करती थी अपने मॉक में। तो सबसे पहले जो हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं वो जनरली इजी ही आते हैं हमारे मॉक में, या फिर एक्चुअल एग्जाम में भी वो काफ़ी इजी ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को कवर करती थी जो कि वर्ड स्वैपिंग से रिलेटेड, हाईलाइटेड वर्ड करेक्शन हो गया, फिलर्स के क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके के जितने भी मिसलिनियस टॉपिक्स के अंडर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करती थी। अगर मान लो सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट ओपन किया एंड मुझे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं उसको स्किप कर देती थी। एंड जब तक मुझे ये मिसलिनियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, मैं स्किप करती रहती थी कॉन्टिन्यूसली। तो मेरा टारगेट होता था कि सबसे पहले मुझे ये मिसलिनियस क्वेश्चंस ही कवर करने हैं अपने मॉक टेस्ट में। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को कवर करती थी, क्योंकि एरर डिटेक्शन भी कई बार हमारे थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं एंड हमारे माइंड से कुछ चीज़ें स्किप सी हो जाती हैं कि हमें एरर नहीं मिलता एक बार में ही पढ़ के, तो हम थोड़े फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि क्वेश्चन हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, एंड हमारा टाइम भी निकल जाता है। तो मैं कोशिश करती थी कि पहले मिसलिनियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कवर कर लिया, उसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड उसके बाद सबसे आखिर में आरसी और पैराजम्बल्स को कवर करती थी। क्योंकि आरसी एंड पैराजम्बल्स दोनों ही हमारे क्योंकि आरसी एंड पैराजम्बल्स दोनों ही हमारे थोड़े लेंथी एंड ट्रिकी रहते हैं। एंड अगर आपने इनको स्टार्टिंग में करना स्टार्ट कर दिया एंड आपको नहीं समझ आया, तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा एंड आपके माइंड पे एक मेंटल प्रेशर भी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि टाइम भी निकल गया, मेरे तो क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे। तो आप कोशिश कीजिए कि जिन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप मॉक टेस्ट में पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एंड धीरे धीरे बाकी क्वेश्चंस पे स्विच कीजिए जिनमें आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस रहता है या आपके थोड़े कंसेप्ट उनमें थोड़े कम क्लियर हैं। तो आप धीरे धीरे इस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे तो आपके मॉक टेस्ट में अपने आप मार्क्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कोशिश रखनी चाहिए कि जितने मिसलिनियस टॉपिक्स हैं एंड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आप 10 से 12 मिनट के अंदर कोशिश कीजिए कि आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, जिससे कि आपके पास आरसी एंड पैराजम्बल्स के लिए लगभग 8 से 10 मिनट बच जाए। क्योंकि एक आरसी एंड पैराजम्बल को करने के लिए आपके पास 8 से 10 मिनट का टाइम मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम टाइम आपके पास बचा तो हो सकता है फिर आपके ये क्वेश्चन स्किप हो जाएं एग्जाम में। बात आती है कि हम मेंस में कैसे अपने मॉक को अटेम्प्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग। वहां पे भी मिसलिनियस टॉपिक्स तो आते ही हैं, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कनेक्टर्स। तो कोशिश कीजिए कि आप इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। मैं तो यही करती थी, पहले इन मिसलिनियस टॉपिक्स को कवर करती थी, क्योंकि इन जनरल ये भी हमारे मेंस एग्जाम में आसानी ही आते हैं। इसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी एंड सबसे लास्ट में आरसी और पैराजम्बल्स को अटेम्प्ट करती थी। आरसी का वेटेज आपके मेंस एग्जाम में ज्यादा रहता है। कुछ क्वेश्चंस आरसी के 2 मार्क्स के भी आते हैं हमारे उसमें, तो आपको बहुत ध्यान से आरसी पढ़ने होते हैं एंड थोड़े लेंथी ही आते हैं मेंस एग्जाम में हमारे आरसी। और आपको कम से कम 2 से 3 आरसी अपने मेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप आरसी को बिल्कुल भी स्किप मत करना कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आरसी आपको देख के डर लग रहा था। तो आरसी में आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस उसके इजी रहते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके पैराग्राफ को पढ़ के हो जाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए।
कुछ क्वेश्चंस आपको आरसी में मिलेंगे कि वर्ड्स हाईलाइट कर दिए, उनका मीनिंग आपसे पूछ लिया, या उनका एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया, या कंटेक्चुअली क्या मीनिंग निकल रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, तो वो भी आसान रहते हैं। कुछ क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, वो थोड़े हाई वोकैब लेवल के पूछ लेते हैं। तो अगर मुझे आते थे तो मैं उनको अटेम्प्ट कर लेती थी, एंड मुझे अगर लगता था कि ज्यादा ही वोकैब कुछ हाई लेवल की चली गई है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उन क्वेश्चंस को छोड़ देती थी। वहां आप तुक्का मारने की कोशिश मत कीजिए, आपके अगर नेगेटिव में चले गए तो मेंस एग्जाम में आपको काफी लॉस देखने को मिलेगा उसका। अब हमने ये तो देख लिया कि इंग्लिश सेक्शन हमें कैसे अटेम्प्ट करना है अपने मॉक टेस्ट में। तो अब हम देखते हैं कि हम उसका एनालाइज कैसे तो अब हम देखते हैं कि हम उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जितनी भी आपके मिस्टेक्स रहती है जिन क्वेश्चंस में, आप उनको अलग से एक सेपरेट नोटबुक में नोट कर ले। लाइक सपोज एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था, वहां आपको पता है कि एक आर्टिकल रिलेटेड कोई एरर था उसके अंदर, कि यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, तो आप नोट कर लीजिए कि ये एक रूल रहता है कि इसके साथ ये आर्टिकल लगना है, ये आर्टिकल नहीं लगना। तो इस तरीके से आप अपनी एक मिस्टेक्स की नोटबुक बना ले, एंड बीच बीच में आप उसको रिवाइज करते रहें, जिससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट भी रिफ्रेश होते रहेंगे, एंड वही सेम मिस्टेक आप बार बार अगले मॉक में रिपीट नहीं करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं आप उन सबका एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़िए। उससे क्या होगा, आपने अगर कोई चीज मिस आउट कर दी एंड आपने कुछ और सोच के उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जबकि एक्चुअल उस चीज को सॉल्व करने का रीजन कुछ और था, तो आपको वो चीजें भी वहां से पता चल जाएंगी। अपनी मिस्टेक्स, वो भी आपकी कहीं ना कहीं एक मिस्टेक का ही पार्ट होगा कि आपने कुछ और सोच के उसको अटेम्प्ट किया, लेकिन वो कुछ और था इन एक्चुअल में। तो आप जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनका एक्सप्लेनेशंस भी अच्छे से पढ़िए। उसके बाद थर्ड आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपके रहे उन सब में अपनी इंडिविजुअल टाइमिंग्स को देखिए, कि आपने लेट्स सपोज एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था जिसे आप ऑन एवरेज 20 सेकंड में या 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको उसको करने में 1 मिनट लगा दिया। तो ऐसे आप अपनी इंडिविजुअल क्वेश्चंस की टाइमिंग्स को भी देखिए कि ऑन एवरेज आपने कितना टाइम लिया और वो कितने टाइम में सॉल्व हो सकता था। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि आप पर क्वेश्चन कितना टाइम लगा रहे हैं। एंड अगर आपको लग रहा है मेरा इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगता है या मुझे इनको करने में ज्यादा टाइम मेरा निकल जाता है, तो आप उन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए अलग से, जिससे कि एक्चुअल मॉक टेस्ट में जब आप उनको अटेम्प्ट करें तो धीरे धीरे आपकी उनमें स्पीड इंक्रीज हो सके। मैं अपनी मिस्टेक्स नोटबुक में से कुछ फोटोज खींच के आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि कैसे मैं अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करती थी और उसको बीच बीच में रिवीजन करती रहती थी, जिससे कि वो सारे कंसेप्ट फिर से मेरे रिफ्रेश हो जाते थे, एंड नेक्स्ट मॉक में या अगले आने वाले मॉक्स में मैं उस तरीके की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करती थी, एंड इवेंचुअली फिर आपको अपना स्कोर भी बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो अगर तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एवरीबॉडी के साथ मैंने यहाँ वॉज का लगा रखा है कि वर्ब यूज ना हो के यहाँ वॉज मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि नो सूनर के साथ देन लगता है, ना कि व्हेन। तो ये चीजें जब आप वर्बल उसमें बोलते हैं तो आपका एक अलग सेंस रहता है, एंड जब आप थियोरेटिकल इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो आपकी वहाँ थोड़ी इंग्लिश डिफर करती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब रूल्स एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ हमारा नो सूनर का पेयर देन के साथ बनता है, तो ये हमेशा यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता हमारे सेंटेंस के फॉर्मेशन में। ऐसे ही आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि फिशेस का प्लूरल हमेशा फिश ही रहता है, वहां फिशेस नहीं कर देते हम लोग। और फिश हमारा काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमें फ्यू लगाना पड़ता है। तो ये सब चीजें आप बेसिक रूल्स जब आप पढ़ेंगे ग्रामर के तो आप वहां पे कवर कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स रहते हैं उस पे भी हमारे एरर डिटेक्शन के काफी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसे कि फाइट बैक हमारा एक अलग फ्रेजल वर्ब है एंड फाइट ऑफ हमारा एक अलग फ्रेजल वर्ब है। तो आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस बता पाएंगे एंड एक्चुअल एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें और आपको वहां कोई फ्रेजल वर्ब दिख रहा है तो आप उससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स को भी चेक कर लें, जिससे कि आपको सबका मीनिंग अलग अलग से पता चल जाए एंड आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट भी कर पाए। यहाँ जैसे हम अपने नॉर्मल इंग्लिश में कभी भी हम बोलते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं ही इज टॉलर देन मी, लेकिन ये हमारा एक्चुअल इंग्लिश में सेंटेंस गलत होता है। हमेशा बोला जाना चाहिए ही इज टॉलर देन आई।
तो ऐसी चीज़ें जब तक आप नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते रहेंगे आपको नहीं पता चलेंगी, लेकिन जब आप ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे एक्सेप्शंस रहते हैं या कुछ रूल्स ऐसे रहते हैं जो हम नॉर्मल इंग्लिश में हमेशा गलत बोलते रहते हैं वर्बल में, लेकिन कंटेक्चुअली जब आप उनको थ्योरेटिकल लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा ये बोलने में तो हम हमेशा ही गलत बोलते हैं। ऐसे ही ये हमारा फिक्स प्रोपोजिशन के ऊपर बेस्ड है कि कॉम्प्लाई के साथ हमेशा विद आता है, ये हमारा फिक्स प्रोपोजिशन का फ्रेज रहता है। इसी तरीके से मोस्ट और यूनिक कभी भी साथ नहीं आते, क्योंकि दोनों ही अपने आप में सुपर मोस्ट ऐसे ही मोस्ट और यूनिक दोनों ही कभी भी साथ में नहीं आती, क्योंकि दोनों ही सुपरलेटिव वर्ड्स हैं एंड इकट्ठे आने के बाद ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक ही वर्ड आएगा, चाहे तो मोस्ट आएगा चाहे यूनिक आएगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा सेंटेंस क्या है। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं कि ऑल्दो और बट लिखा है, ये हमारा जनरली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में मिल सकता है, जहाँ वो ऑल्दो के साथ जो पेयर फॉर्म करेंगे वो बट का हो सकता है, लेकिन हमारे एक्चुअल इंग्लिश में ऑल्दो और बट का कोई पेयर ही नहीं होता। तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है तो आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहीं पे मेरा सेशन एंड होता है इंग्लिश के स्ट्रेटजी सेशन का। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस हमेशा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को शाम में गाइडली के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी जीके एंड बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग वीडियोस बना रखी हैं, तो अगर आपने वो चेक नहीं किए हैं तो ये नीचे एक स्ट्रेटजीज का मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसबीआई ऑफिसर नेहा वर्मा स्ट्रेटजीज। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड गाइडली चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप इस प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, वहाँ मेरी सारी वीडियोस आपको अपलोडेड मिल जाएंगी। अगर आप एसबीआई क्लर्क 2021 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो रिसेंटली मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है कि आप 45 डेज में उसकी प्रेपरेशन को कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से आप उस वीडियो को देखिएगा। एंड अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं इंग्लिश सेक्शन को रिगार्डिंग तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा मेरी जल्दी ही वीडियोस आएंगी बाकी सेक्शंस के ऊपर भी, जो कि हैं रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर, और मैं डेली रूटीन के ऊपर भी एक वीडियो जल्दी लेके आऊँगी आपके साथ। एंड तब तक के लिए ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।